नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। वीडियो देख के ही समझ गए होंगे आप लोग कि आज किस स्टैंडर्ड के बारे में बात होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं IATF 16949 2016 के बारे में, जो एक नया स्टैंडर्ड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि ये स्टैंडर्ड काफ़ी लंबा होने वाला है और इसका वीडियो मैं 2 पार्ट में डालूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये सबसे पहले कि IATF 16949 क्या होता है। दूसरा QMS इट मीन्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, और IATF 16949 की टारगेट डेट एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, फोकस एरिया और रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या होती है, क्योंकि एक इसमें नया स्टैंडर्ड है तो इसमें रिस्क बेस्ड अप्रोच डाला गया है। चेंजेस किया था ISO TS, पहले ये पुराना था ISO TS 16949 टू इसे चेंजेस किया गया IATF 16949। ISO TS में 8 क्लॉजेस थे, इसमें 10 हैं। इसके गोल्स क्या हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है। ओके, तो ये सारा आज हम कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ IATF 16949 2006, ये है क्या। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और इस स्टैंडर्ड को 9001 2015 के साथ अलाइन किया है, मतलब हटाया नहीं गया है वो, मतलब इसके साथ मर्ज किया गया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसेस एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसमें, प्रोडक्शन सर्विस एंड डेवलपमेंट। मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हम अपने प्रोसेस में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, प्रोडक्शन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इस्टेब्लिशिंग ए QMS 2। ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो एक तो वो बैड प्रोडक्ट कहलाएगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो अपनी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्ट की जो चीज़ें होती है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, जैसे कोई भी सामान खरीदने आएगा तो कस्टमर बोलेगा कि इसका क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट भी होना ही चाहिए हमारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। तो होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल फैक्टर्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इंटरनल फैक्टर के बारे में आगे बात करेंगे आगे, उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में आगे PPT में बात करेंगे। डिटरमाइन द नीड एंड एक्सेप्टेशन ऑफ कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। मतलब हमें जो कस्टमर की जो एक्सेप्टेशन है वो हमें समझना है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती है उसके बारे में आगे PPT में बात करेंगे। उसके बाद है इस्टेब्लिश ए क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को कैसे इस्टेब्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन में। डिटरमाइन द प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब जो प्रोसेस ओनर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद है इस्टेब्लिश एंड अप्लाई मेथड टू मेजर एंड इफेक्ट ईच प्रोसेस। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका मेजरमेंट किया जाता है ईच प्रोसेस का। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्रोसेस बाई प्रोडक्शन होता है, तो उसका मेजरमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। उसके बाद डिटरमाइन द मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग नॉन कन्फर्मेटिव एंड एलिमिनेट देयर कॉजेस। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें रिजेक्शन भी होंगे, तो क्या क्या नॉन कन्फर्मिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और एक्शन कौन लेगा, जो प्रोसेस ओनर होगा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू सिस्टम।
इसमें एक रिव्यू सिस्टम होता है, जैसे अगर कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो प्रोसेस के दौरान अगर हम देख रहे हैं ये पॉइंट्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो उनको रिव्यू सिस्टम में डाला जाता है। उसके बाद है एस्टेब्लिश एंड अप्लाई ये प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। QMS में कंटिन्यूअल ही इम्प्रूवमेंट डाला जाता है। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। QMS के बेनिफिट क्या है? तो QMS अगर हम अपने सिस्टम में रखेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा जो बिजनेस का प्लान है वो सक्सेस रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो सेल उतना होगा। उसके बाद में ग्रेटर क्वालिटी अवेयरनेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिटी जो सिस्टम है उससे अवेयर होंगे। और तीसरा है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ओके, एंड चौथा है हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमारे जो कस्टमर है जिनको हम सेल कर रहे हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IATF 16,949 का फोकस एरिया क्या है? सबसे पहले इसमें एक चीज़ ऐड किया है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें रिस्क रहता है, तो इसमें रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है, इस रिस्क को ऐड किया गया है। ओके, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तीसरा है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी को फोकस एरिया दिया गया है। प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में फोर्स किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में किया है। वारंटी मैनेजमेंट, और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद इनबिल्ड सॉफ्टवेयर भी ऐड किया गया है। ओके, रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है? क्योंकि रिस्क, जैसे अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो बोलते हैं कि इसमें रिस्क है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ओके, रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट रहेगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा अपने को? टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। दूसरा, टू एश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तीसरा है टू इस्टेब्लिश ए प्रोएक्टिव कल्चर टू प्रिवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट। हम प्रोएक्टिव अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोएक्टिवली। और चौथा है सक्सेसफुल कंपनीज इंडिविजुअली टेक ए रिस्क बेस्ड अप्रोच। जो सक्सेसफुल कंपनी है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच को साथ में रख के ही प्रोडक्ट को बनाती हैं, और उसके बाद कस्टमर के लिए ऐसा प्रोडक्ट बना के देती हैं ताकि वो हैप्पी रह सके। ओके, एम्फेसिस ऑफ प्रोसेस अप्रोच तो पहले भी था और पुराने वाले स्टैंडर्ड में, और इसमें भी है। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। दूसरा है हाउ डू प्रोसेस वैल्यू ऐड। हम अपने प्रोसेस में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा है मेजर प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। इसको समझते हैं कि प्रोसेस, हमारा प्रोसेस जो चल रहा है प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके, और उसका इफ़ेक्टिवनेस मेज़र करते हैं, क्या क्या प्रोसेस में कमियां हैं, किस तरीके से हम प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। और चौथा है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन मेजरमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेंजेस फ्रॉम ISO TS 16,949 टू 16,900 IATF। चेंजेस हुआ था TS से IATF में, तो ये न्यू ऑटोमेटिव सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि एडिशन ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीन टू हैव द प्रोसेस बाय यूनिफाइंग एंड रिड्यूसिंग CSR इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट बाय द सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज दैट वुड रिक्वायर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फ्रॉम ए सर्टिफिकेशन बॉडी। इसमें एक नोट डाला गया है, CSR विल स्टिल बी इशूड बाय OEM थ्रू आउट द सप्लाई चेन। इट मीन्स जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, CSR ही केवल इशू करेगा OEM के द्वारा, ओके, सप्लाई चेन में। और दूसरा है रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी रिलेटेड पार्ट्स एंड प्रोसेस। इसमें पार्ट और प्रोसेस में सेफ्टी रिलेटेड का भी इसमें ध्यान दिया गया है। ओके, अगला है इम्प्रूव प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट एड्रेसिंग द लेटेस्ट रेगुलेटरी चेंजेस। प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस है, उसको ध्यान में रखा गया है। और अगला है न्यू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट फीचरिंग बिल्ड, और सॉफ्टवेयर भी एक डाला गया है। अगला है रिक्वायरमेंट फॉर ए वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस एड्रेसिंग टू नो ट्रबल फाउंड। NTF का ये ध्यान रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म NTF है लेकिन फुल फॉर्म बोलते हैं नो ट्रबल फाउंड। ओके, वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस में।
अगला है इंक्रीज फोकस ऑन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट। कॉर्पोरेट में जो फोकस किया गया है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको पे ज़्यादा फोकस किया गया है जो प्रोसेस ओनर रहता है। ओके, क्लैरिफिकेशन ऑफ सप्लायर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्सेल हाई लेवल स्ट्रक्चर दैट नीड एड्स प्रोसेस कंसिस्टेंसी विद ISO 9001 2015 को भी इसमें ऐड किया गया है, वो स्टैंडर्ड हटाया नहीं गया है। ओके, उसके साथ ये अलाइन किया गया है। तो जान लेते हैं पहले TS में, ISO TS में कितने क्लॉजेस थे और IATF में कितने क्लॉजेस हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 8 क्लॉजेस हैं और इसमें 10 क्लॉजेस हैं। ओके, तो अगर कोई पूछेगा कि क्या चेंजेस थे, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें ISO TS जो था उसमें 8 क्लॉजेस थे और नया जो स्टैंडर्ड है 2016 का उसमें 10 क्लॉजेस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 स्टेप टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। 6 ये स्टेप हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, फैमिलाइज आवरसेल्फ विद ISO 9001 2000। ये जो जैसा कि बोला कि 2015 एंड उसको भी अलाइन किया है। अगला है परफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन गैप एनालिसिस अगेंस्ट बोथ स्टैंडर्ड्स। अगला है डेवलप ए इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ओके, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल रिलेवेंट इंडिविजुअल। मीन्स जो भी हमारी टीम है उसको हमें ट्रेनिंग देना है, उनको बताना है कि ISO TS क्या होता है, प्रोसेस ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्वालिटी पीपल की क्या होती है, QA की क्या होती है। सारे जितने भी प्रोसेस ओनर हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, सबको बताना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने प्रोसेस के बारे में। और अपडेट योर एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला, प्रोवाइड एविडेंस दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज मीट द न्यू रिक्वायरमेंट। हमें एविडेंस भी प्रोवाइड कराना है। ओके, अगला है IATF में PDCA साइकिल ऑलरेडी है। इसमें PDCA साइकिल क्या होता है कि जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं, मतलब जो क्लॉजेस हैं इसमें, अभी प्लानिंग में जैसे प्लान कर रहे हैं, फिर हमको उसको करना है। ओके, उसके बाद में चेक करना है, वंस चेक एंड देन एक्शन। ओके, तो PDCA साइकिल का भी उपयोग करना है हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए। विदाउट PDCA वी कैन नॉट डू। ओके, तो PDCA जो साइकिल है उसका नेसेसरी यूज़ करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अगला है PDCA टूल के बारे में जान लेते हैं कि P मीन्स प्लान। तो सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस टू डिलीवर रिजल्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। सो प्लान करना है पहले अपनी टीम के साथ। उसके बाद D मीन्स डू, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल व्हाट वाज प्लान्ड। तो आपने जो क्या प्लान किया उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है और क्या और कैसे करना है वो करना है। उसके बाद करने के बाद में CC फॉर चेक, मॉनिटर एंड मेजर प्रोसेस एंड रिजल्ट अगेन पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्ट रिजल्ट। जो भी हमने प्लान किया उसको चेक करना है, हर एक प्रोसेस पे चेक करना है, हर एक प्रोसेस ओनर को बताना है। और A मीन्स एक्शन। एंड देन जो हमने सारा करने के बाद में उसके बाद हमें एक्शन लेना है अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। IATF इस तरीके से उसके जो क्लॉजेस हैं डाले गए हैं। प्लान में क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एक क्लॉजेस, एक लीडरशिप आएगा, एक प्लानिंग ऑफ द QMS आएगा। और डू में क्या आएगा, सपोर्ट एंड ऑपरेशन। और चेक में क्या आएगा, परफॉर्मेंट इवैल्यूएशन। और एक्ट में क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट। सो 4 के बाद में आप देख सकते हैं 10 तक जो भी इसमें क्लॉजेस हैं उनको PDCA में किस तरीके से डाला है। तो और इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, 7 प्रिंसिपल पहले भी थे, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल होता है कस्टमर फोकस, कि कस्टमर पे सबसे ज़्यादा फोकस क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा लीडरशिप, तीसरा एंगेजमेंट ऑफ पीपल। अगर एंगेजमेंट ऑफ पीपल, अगर पीपल का एंगेजमेंट नहीं होगा तो वी कैन नॉट अचीव द क्वालिटी। ओके, उसके बाद प्रोसेस अप्रोच को डाला गया है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट,
उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और लास्ट वाला है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर फोकस क्या होता है? द नीड टू अंडरस्टैंड करेंट द फ्यूचर कस्टमर नीड टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एक्सीड एक्सेप्टेशन सेंट्रल द स्टैंडर्ड द कंसिस्टेंट थीम थ्रू आउट। कस्टमर फोकस इट मीन्स हमें कस्टमर का, अगर कस्टमर हैप्पी नहीं रहेगा, अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, उसका जो रिक्वायरमेंट है अगर फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हमको ऑर्डर नहीं देगा। तो कस्टमर फोकस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा लीडरशिप, और तीसरा है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा है प्रोसेस अप्रोच, और आगे बढ़ते हैं पांचवा इम्प्रूवमेंट, एंड छठा एविडेंस, और सातवां रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप इनको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। अगर सारा एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो 1 बाय 1 आप इसको पढ़ लीजिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव कीजिए। अब सेक्शन वाइज डिटेल बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। तो नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें 4 सब क्लॉजेस हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सेप्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ के बारे में आगे पीपीटी में बात करेंगे। तीसरा है डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। ये नया कॉन्टेक्स्ट है जो इस स्टैंडर्ड में ऐड किया गया है। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉन्टेक्स्ट। ये नया है सब क्लॉसेस। इससे क्या होता है? कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट दैट कैरेक्टराइज ईच सेक्टर और इंडस्ट्री, द कस्टमर एंड देयर नीड्स, द रिक्वायरमेंट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, द मटेरियल सर्विस एंड सिस्टम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। मीन्स हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर की जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, और क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नॉलेज है, मटेरियल क्या है, सर्विस क्या है, इस पर इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, फोकस किया गया है, वो कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फाई एंड डिलीवरी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो नंबर 4 क्लॉजेस में याद रखना कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिलीवरी भी इंक्लूड किया गया है। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं, रिसोर्स फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन फैक्टर होते हैं, ऑपरेशनल फैक्टर होते हैं, एंड लास्ट है फैक्टर इन द गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स हमारे इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसके इंटरनल फैक्टर, और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, मार्केट फैक्टर, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फैक्टर। सो ये फैक्टर आप समझ गए होंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ISO कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस डाला गया है। स्वॉट एनालिसिस के बारे में आगे बात कर लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है? अगर हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ही उसको पास किया गया है, और उसके द्वारा ही, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है? स्ट्रेंथ देखते हैं हम, वीकनेस क्या होती है वो देखते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ होगी तो अपने फेलियर भी होंगे, थ्रेट भी होंगे। तो स्वॉट एनालिसिस में हम चार्ट के द्वारा ही, क्योंकि चार्ट के द्वारा ही हम लोग अपने जो प्लान है उसको पास कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस ये होता है अपना, अपॉर्चुनिटी होती है एक्सटर्नल पॉजिटिव और थ्रेट होते हैं नेगेटिव में। तो अगर जैसे इसमें दिखा है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी विच इज द कंपनी स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी यू आइडेंटिफाई। थ्रेट क्या है? हाउ कैन यू यूज द कंपनी स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट यू आइडेंटिफाई। वीकनेस में है व्हाट एक्शन कैन यू टेक टू मिनिमाइज द कंपनी वीकनेस यूजिंग द अपॉर्चुनिटी यू आइडेंटिफाई। और इधर है हाउ यू कैन मिनिमाइज द कंपनी वीकनेस टू अवॉइड द थ्रेट यू आइडेंटिफाई। मीन्स हमारे जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी कर रहे हैं, उसको स्वॉट एनालिसिस के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये स्वॉट एनालिसिस क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब क्लॉजेस है अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़।
इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं? Interested parties, so the definition of interested parties state that is a person and organ that can affected by or perceive itself by affected by decision or activity. इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जो हम मतलब जो इंक्लूड होते हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर हैं या जो भी हैं, वो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहलाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सब क्लॉज है डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, स्कोप ऑफ द QMS क्या है कि द स्कोप इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ QMS एज दिस डिफाइंड हाउ फार द QMS एक्सटेंड विद इन द कंपनी ऑपरेशन। ओके, दूसरा है द स्कोप सेल स्टेट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कवर्ड एंड प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001:2015 दैट द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंड इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्कोप ऑफ इट्स QMS। तीसरा है द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप सेल बी मेंटेन एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ओके, QMS में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डाला गया है, मींस अगर हमारा कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए प्रोसेस में। जैसे डायमेंशनल रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, तो पूरा हमें क्या क्या चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट, जिस टाइप का भी प्रोडक्ट बनाना है उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें रखना है QMS में। हम सब क्लॉसेस सेक्शन 4.3.1 डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द QMS सप्लीमेंटल। दिस रिक्वायरमेंट ओरिजिनली इंक्लूड इन ISO। ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था ISO TS में। सो सेक्शन 1.1 एंड 1.2 दे हैव मूव टू सेक्शन 4 विद IATF 16। जो उसमें ISO TS में जो 1.1 एंड 1.2 वो मूव्ड हो गया है सेक्शन 4 में, इस वाले नए वाले स्टैंडर्ड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी नया सब क्लॉजेज है सेक्शन 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ऑल्दो द नीड द फुलफिल एंड सेटिस्फाई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाज ऑलरेडी मेंशन थ्रू आउट द होल ISO TS 16904 document in IATF 16904 that requirement especially address the need to evaluate the customer specific requirements and including them where applicable in the organizational quality management system. This means that the supplier would need some sort of process to evaluate each of their customer specific requirement, determine exactly how and where it apply to their organization QMS is applicable. इस क्लॉजेस में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाली गई है। कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो इसको इंक्लूड किया गया है। अगला है सेक्शन 4 में चौथा सब क्लॉजेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। अगला सब क्लॉजेस है, ये भी नया है, कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस that the supplier organization responsible to conform to outsource process। and अगला है that all product and process meet all applicable requirement and acceptation of all interested parties। अगला to ensure confirm the all product and process that organization would need to take a proactive approach to assess the attached risk and not to only on inspection। it means कि पहले इंस्पेक्शन वगैरह होता था, ओके, लेकिन अभी क्या है, रिस्क एड्रेस करना है इसमें। ओके, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको भी ज़्यादा बताया गया है कि वो भी उसको भी इंक्लूड करना है। ओके, सेक्शन 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी, इसकी क्या बात करता है, आइडेंटिफाइड ऑफ सैचुरेटरी रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बात करना है। ओके, डिफाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस डिफाइन करना है, प्लान करना है। ओके, और इसमें FMEA और कंट्रोल प्लान को भी डाला गया है। ओके, FMEA क्या होता है, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। कंट्रोल प्लान क्या होता है, जैसे अगर कोई प्रोसेस है, अगर QMS में भी कंट्रोल प्लान होता है कि किसी प्रोडक्ट का कंट्रोल प्लान होता है, किस तरीके से चेक करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या डायमेंशन रहती है, क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारा प्रोडक्ट सेफ्टी में आता है। क्लॉजेस 5 लीडरशिप, इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, दूसरा है क्वालिटी पॉलिसी और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़। आगे बढ़ते हैं।
लीडरशिप और कमिटमेंट में क्या है, ये नया क्लॉजेस है, मस्ट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द QMS इफेक्टिवनेस। हमारा जो QMS इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करना है। ओके, उसके बाद में लीडरशिप एंड कमिटमेंट क्या होता है कि अगर हमारे जो ग्रुप है, टीम है, तो किस तरीके का वो लीडरशिप है, किस तरीके की उनको नॉलेज है, और वो कमिटमेंट क्या देते हैं। मींस जैसे प्रोसेस ओनर है वो किस तरीके से अपने पूरे प्रोसेस को चला रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है, क्या क्वालिटी हमको दे रहा है। ओके, आगे बात करते हैं हाउ टू शो कमिटमेंट। QMS इफेक्टिवनेस एंड मेजर एंड मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन एसेस दिस मैनेजमेंट रिव्यूज़। QMS में मैनेजमेंट का रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मीन्स डे टू डे मीटिंग करना, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर प्रोसेस ओनर बोल रहा है कि नहीं मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन पे रिव्यू करना है, उनको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद द क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव आर इन द प्लेस पर मैनेजमेंट डायरेक्शन कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक्ट फॉर प्रोसेस। क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट डायरेक्शन के थ्रू ही चलना चाहिए। अगला है इंश्योरिंग इंटीग्रेशन ऑफ द QMS रिक्वायरमेंट इनटू द बिजनेस प्रोसेस। उससे अगला है रिसोर्स नीड आर रिव्यूड एंड एड्रेस बाय द मैनेजमेंट। क्या रिसोर्सेस हैं, अगर न्यू रिसोर्सेज चाहिए तो वो ऐड करने हैं। ओके, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज़ प्रोमोटेड एंड सपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और ये मैनेजमेंट के थ्रू ही मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगला है इंश्योरिंग दैट रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑडिट करेक्टिव एक्शन मैनेजमेंट रिव्यूज़। ये इंश्योर ही करना है कि हमें ये ऑडिट करेक्टिव एक्शन मैनेजमेंट रिव्यू से होने ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी नया सब क्लॉजेस है, सेक्शन 5.1.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। So IATF 16,949 include the requirement for an anti-bribery policy and employee code of conduct and its ethics escalation policy to address increasing market and governmental acceptance to improve integrity in social and environmental matter in the automotive industries। कॉरपोरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं QMS में, कि इसमें एंटी ब्रीबेरी पॉलिसी को इंक्लूड किया गया है। ओके, और मार्केट की क्या एक्सेप्टेशन है, गवर्नमेंटल एक्सेप्टेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5.1.1.2 प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी। प्रोसेस हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है, हमारा प्रोसेस के इफ़ेक्टिवनेस क्या है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं QMS को ध्यान में रखते हुए, और उसकी इफ़िशियंसी क्या है उसको मॉनिटर करना है। और मैनेजमेंट रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैनेजमेंट रिव्यू होगा तो किसी भी तरह का वो लोग डिसीजन लेंगे और बताएंगे कि नहीं ठीक है ये करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर प्रोसेस हमारा इम्प्रूव होगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगा, और हमारा मतलब क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नीचे जैसे लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वुड बी इनपुट टू द मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस। टॉप मैनेजमेंट इज दस्ट परफॉर्मिंग ए रिव्यू फॉर द प्रोसेस स्पेसिफिक रिव्यूज परफॉर्म बाय द प्रोसेस ओनर्स। सेक्शन 5.1.1.3 प्रोसेस ओनर। प्रोसेस ओनर के बारे में बताई दिया, जो प्रोसेस को देख रेख कर रहा है वही प्रोसेस ओनर रहता है। ओके, द रिक्वायरमेंट रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ओनर हैव ए अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस दे मैनेज। जो भी प्रोसेस ओनर है जो प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेस। आगे लीडरशिप सेक्शन 5 में लीडरशिप एंड कमिटमेंट है, जनरल है, कस्टमर फोकस है। कस्टमर फोकस की बात कर लेते हैं। Section 5 leadership policies now split into two sub clauses to avoid confusion. The previous version of what must be the policy and what must be done with the must be documented means इसमें must be document डाला गया पॉलिसीज में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड क्या किया है 5.3.1 में,
Organization role, responsibility and authority supplemented. This requirement was already part of ISO/TS, however based of IAT और सर्वे। ये जो और ऑर्गेनाइजेशन रोल है ये ऑलरेडी पार्ट था ISO/TS का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5.3.2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। 5.3.2 क्या बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या है, और उनके ऊपर करेक्टिव एक्शंस क्या है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। क्लॉज 6 प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, 3 सब क्लॉजेज हैं। एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लान टू अचीव देम, एंड तीसरा है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। सो फर्स्ट सब क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। एड्रेस रिस्क, तो रिस्क पर जैसे बताया था रिस्क क्या होता है। व्हाट प्लानिंग मस्ट कंसिडर एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज एंड इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इंटरनल इशू हमें मस्ट भी कंसिडर करने चाहिए, और इंटरेस्टेड पार्टीज ऑल्सो। और दूसरा है डिटरमाइन रिस्क टू एंश्योर QMS अचीव रिजल्ट, इनहेंस डिस्क्राइबल इफेक्ट एंड अचीव इम्प्रूवमेंट। QMS अचीव करने के लिए हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, मस्ट बी, एंड मस्ट इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन। और अगला है मस्ट बी रिस्क बेस्ड, जो टोटल है प्लानिंग मस्ट बी रिस्क बेस्ड होना चाहिए, कि मतलब इस प्लानिंग में रिस्क क्या है। ओके, रिस्क बेस्ड थिंकिंग आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिस्क एनालिसिस वही है, आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है कि मतलब प्रिवेंट एक होता है प्रिवेंटिव एक्शन, एक होता है करेक्टिव एक्शन। अब मीन्स प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई इशू हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कर सके, जैसे पोका योका होते हैं। ओके, तो जैसे गलती ना हो उससे पहले ही प्रिवेंट, अब कुछ अलार्म टाइप प्रिवेंटिव एक्शन पोका योका रहते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव करने के लिए। करेक्टिव एक्शन क्या होते हैं कि हम इशू आने के बाद में करेक्ट कर रहे हैं हम, तो वो करेक्टिव एक्शंस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 प्लानिंग में दूसरा सब क्लॉज है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एस्टेब्लिश एट रिलेवेंट फंक्शन लेवल्स एंड प्रोसेस दैट objectives should be consistent with the quality policies, measurable and take into account applicable requirement। एंड दूसरा है रिवेंट टू कन्फर्मिटी द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड द एनहेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तीसरा है मॉनिटर कम्युनिकेट एंड अपडेट एसेस प्रोप्रिएट। ओके, मस्ट डिटरमाइन व्हाट हाउ हु व्हेन ETC। ओके, एंड अगला है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है वो मस्ट बी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। व्हाट हाउ हु व्हेन ETC। ओके, वाई एनालिसिस। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया है। ओके, एग्जांपल ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। प्रोडक्ट होते हैं जैसे रिड्यूसिंग रेट PPM क्या होता है, प्रोडक्शन पार्ट मिलियन। ओके, स्क्रैप रेट ऑन टाइम डिलीवरी प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ वेस्ट, सेटअप टाइम ऑन रिवर्क, इम्प्रूव साइकिल टाइम। ओके, और कस्टमर में क्या रहता है, प्रोडक्ट रिटर्न्स, रिडक्शन इन कंप्लेन, इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स, इम्प्रूव ऑन टाइम डिलीवरी। ओके, सप्लायर में क्या आता है, रिडक्शन ऑफ कंप्लेंट एंड डिफेक्ट्स। कब सप्लायर को क्या चाहिए, डिफेक्ट कम होना चाहिए प्रोडक्ट में, कंप्लेंट कम होना चाहिए। ओके, और ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लायर के लिए। अगला है रिसोर्सेस जैसे मशीन्स हैं वो सब रिसोर्स में आता है। ओके, अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी, पर्सनल कॉम्पिटेंसी, इफ़िशियंसी एंड एब्सेंटेजिज्म। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में। ओके, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्मार्ट बेस होना चाहिए। स्मार्ट बेस मैंने का वीडियो एक स्मार्ट के ऊपर मैंने बनाया है, आप देख लीजिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो आप समझ जाएंगे। ओके, स्मार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है चैनल पे, तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में यही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है सेक्शन 6 प्लानिंग। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ। ओके, अगला है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ चेंज द एड्रेस। ओके, स्टेप टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। कैसे हमें स्टेप लेने हैं चेंजेस इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिफाइन द स्पेसिफिक ऑफ व्हाट टू बी चेंज, हमें क्या चेंज करना है हमें डिफाइन करना है। ओके, देन हैव ए प्लान करना है। देन एंगेज अदर पीपल एंड डेवलप ए कम्युनिकेट प्लान, हमें पीपल जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनको एंगेज करना है। ओके, क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है, प्लान करना है उनके साथ, रिव्यू करना है। मैनेजमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस मीटिंग ऑल्सो, पीपल को ट्रेनिंग देना है। ओके, एंड देन मेज़र द इफेक्टिवनेस, उसके बाद मेजरमेंट करना है हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है उसका क्या इफेक्टिवनेस है। ओके, देन लास्ट द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में ही होना चाहिए। ओके, टाइप ऑफ चेंजेस के रहते हैं, जैसे प्रोसेस में चेंजेस कुछ करना है। ओके, देन कम्युनिकेशन विद कस्टमर, देन कम्युनिकेशन विद सप्लाई चेन, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स। ओके, इनमें चेंजेस करते रहते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग है। ओके, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोसेस है, प्रोवाइड या चेंज डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, आउटसोर्स ए प्रोसेस एंड मैनी अदर्स। ओके, सब क्लॉजेस है सपोर्ट में क्या क्या आते हैं सब क्लॉजेस। 7.1 रिसोर्सेस, 7.2 कम्पिटेंस, 7.3 अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन एंड 7.5 डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। सेक्शन 7 सपोर्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्लॉज मच ऑफ व्हाट वाज इट 2008 वर्जन क्लॉज 4, 5 एंड 6। 2008 में 4, 5 एंड 6 में ये था। तो जनरल में आगे बढ़ते हैं, इसमें जनरल के बारे में बात कर लेते हैं। मस्ट प्रोवाइड रिसोर्सेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्यूएमएस, हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्स मस्ट भी प्रोवाइड कराने चाहिए। एंड देन मस्ट कंसिडर कंस्ट्रेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड व्हाट मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, मतलब जो हमारा जो करंटली रिसोर्सेस है और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराने हैं। पीपल नया क्लॉजेज है ये। ओके, मस्ट डिटरमाइन एंड प्रोवाइड पीपल नेसेसरी ऑफ इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन ऑफ क्यूएमएस एंड ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, हमें पीपल क्योंकि अगर लोग रहेंगे टीम रहेगा तो बहुत ईजीली एक इम्प्लीमेंट होगा, तो हमें पीपल प्रोवाइड कराने हैं जो नेसेसरी हैं। ओके, क्यूएमएस में जैसे प्रोडक्ट चेक करने के लिए क्वालिटी पीपल चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये सारे हमें मस्ट भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और रखने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जानती हैं। ओके, 7.1.3 प्लान फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग। This updated section include an increased focus on risk identification and risk mitigation, evaluate manufacturing facility, re-evaluation of changes in process and inclusion on-site supply activity. And अगला है many operational risks can be avoided by applying risk-based thinking during planning activities, which also extend an optimization of material flow and use of floor space to control non-conforming product. अगला है कैपेसिटी प्लानिंग इवेल्युएशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी असेसमेंट मस्ट कंसिडर कस्टमर कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्शन रेट एंड वॉल्यूम नॉट ओनली करेंट ऑर्डर लेवल। ओके, तो इसमें भी हमें रिस्क बेस आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, और उसको भी इसमें ऐड करना है। ओके, प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग। सेक्शन 7 में है मॉनिटरिंग मेजरमेंट रिसोर्स, मतलब हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी हम बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनको मॉनिटर और मेजरमेंट करना ज़रूरी है। जो भी इक्विपमेंट लग रहा है वो प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। क्या मॉडिफाई किया गया है? IATF also clarify that record of customer acceptance need to be retained along with result from alternate measurement system analysis। MSA के बारे में मैं वीडियो डाल दूंगा कि मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, और उसके बाद आप देख लीजिएगा। मॉडिफाइड
कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड्स रखने हैं, जैसे जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उन्हें चेक करने के लिए हमें कभी वर्नियर कैलिबर रहता है या मल्टीमीटर रहता है, हाइट गेज रहता है, तो उनके कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड रखने हैं। जो भी होते हैं साल में होते हैं या कभी भी 2 साल में होते हैं, तो उनके सारे रिकॉर्ड में रखने, क्योंकि अगर हम जो प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं अगर वही फॉल्टी रहेगा तो सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएगा और हमारा प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ओके। सेक्शन 7 में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। न्यू क्लॉजेज है, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, मेंटेन एंड मेक available the knowledge necessary to the operation and its process and to achieve conformity of product and service। अगला इसमें particular care required for changing need and trends। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज होना चाहिए इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। ओके। मे बी कंसीडर है ही, करना ही चाहिए इसको। जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट को देना है, एम्प्लॉय को देना है, क्या प्रोसेस के बारे में देना है या जो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में देना है, उनको ट्रेनिंग मस्ट भी देना ही चाहिए। सेक्शन 7 कॉम्पिटेंस, वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्लॉज से 6.2.2 का जो प्रीवियस था वैसी सिमिलर है ही। और दूसरा रिमूवल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू कॉम्पिटेंस। तीसरा है डिटरमाइन द नेसेसरी कॉम्पिटेंस टू पर्सन हु कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस द QMS एंड इंश्योर that these person are competent and document information must be obtained। कंपिटेंस में डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को मस्ट भी ऑब्टेंड किया गया है। 7.2.1 कंपिटेंस सप्लीमेंट, द सेक्शन एड ए रिक्वायरमेंट ऑफ अवेयरनेस विच इंक्लूड नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर क्वालिटी प्रोसेस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ओके, उनको ध्यान में रखा जा रहा है और ध्यान में उनको ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर, क्वालिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके। अगला है इट्स ऑल्सो फर्दर एम्फेसिस द कस्टमर रिक्वायरमेंट और OJT। OJT क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नॉट जस्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके। OJT का क्या फुल फॉर्म है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगला है नोट, इसमें नोट है दैट द यूज़ ऑफ टर्म प्रोसेस रादर देन प्रोसीजर implies that these activities need to be managed by the plan do check action में। जो ये जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो PDCA के थ्रू ही जाना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया। 7.2.2 कॉम्पिटेंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी वही है। 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। इसमें जो ऑडिटर हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डॉक्यूमेंट प्रोसेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए और उनका जो रिस्क है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी उनको एड्रेस करना, उनके ऊपर एक्शन लेना। ओके। अगला द क्लॉजेस differences between quality management system auditor, manufacturing process auditor and product auditor that clarify the competence requirement of each type of audit। ऑडिट के काफ़ी टाइप रहते हैं, तो जिस टाइप का जो इंटरनल ऑडिट हम रख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट, अपने कंपनी में, कभी कभी इंटरनल जैसे ऑडिटर आएगा, वो आने के बाद में 4 चीज़ें बताएगा, उनको फिर इम्प्लीमेंट करना है। और हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरनल ऑडिट हमें करना ही चाहिए। महीने में एक बार हमें इंटरनल ऑडिट प्रोसेस वेरिफिकेशन हमें करना चाहिए। ओके। तो उससे क्या पता चलेगा कि प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। ये भी नया है, सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। सेकंड पार्टी मीन्स कि अगर हम किसी बाहर से या फिर किसी कोई बाहर का आदमी आ रहा है, वो सेकंड पार्टी ऑडिटर कहलाता है। और इंटरनल ऑडिटर क्या कहलाता है? अगर हम इन हाउस ही हम प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, सारा प्रोसेस बराबर चल रहा है नहीं चल रहा, वो इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। सेक्शन 7 में अवेयरनेस, जो भी चीज़ें मतलब जो भी स्टैंडर्ड के बारे में, प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी पॉलिसी के बारे में, सारी चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, आगे बढ़ते हैं। 7.5 डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जनरल है, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग है। मतलब डॉक्यूमेंट को भी अपडेट किया जाता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया तो डॉक्यूमेंट में भी हमें ऐड करना है। ओके। सेक्शन 7 में जनरल में बात कर लेते हैं।
सेक्शन 7.5.1.1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल बी डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेल भी होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड। ओके, नेसेसरी है। ओके, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, जो भी डॉक्यूमेंट का जो जैसे डॉक्यूमेंट कुछ चेंजेस होता रहता है तो हमें डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइमली अपडेट करने हैं और वो अप्रूव कराने हैं। ओके, और उनका रिवीजन डालना है। जैसे रिवीजन, अभी कोई डॉक्यूमेंट बनाया रिवीजन 0, ओके, अगर कुछ चेंजेस किया रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, और जितने भी रिवीजन चेंजेस होते जा रहे हैं उनका डेट डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए और मस्ट भी अप्रूव होना चाहिए। ओके, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन 7.5.3.2.1 रिकॉर्ड रिटेंशन, जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके सारे रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे टूलिंग रिकॉर्ड होता है, पार्ट अप्रूवल होता है, प्रोडक्ट में है, प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में है, इनका सारा रिकॉर्ड रखना है। ओके, 7.5.3.2.2 इंजीनियरिंग स्पेसिफिक प्रोसेस डॉक्यूमेंट विद एग्री विद द कस्टमर। ओके, अगला है दिस सेक्शन ऑल्सो क्लैरिफाई प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंजेस एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस चेंजेस एंड द अलाइनमेंट टू रिलेटेड सेक्शन। इसमें अगला है इफ़ देयर आर नो ओवरराइडिंग कस्टमर एग्रीमेंट रिव्यू ऑफ इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन चेंजेस शुड बी कंप्लीमेंट विद इन 10 वर्किंग डे ऑफ रिसीट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इसमें जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में 10 वर्किंग डेज में नोटिफिकेशन हमें देना चाहिए जो भी हमें चेंजेस कराना है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि अभी बहुत सारी इसमें क्लॉजेस बचे हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। वीडियो पे बने रहिए। पार्ट 1 आज हो गया, पार्ट 2 में डाल दूंगा आगे जो भी इसमें। तो सेक्शन 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो पे आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।